क्या होगा अगर जनता को ये संदेह होने लगे कि उनका वोट चुराया जा रहा है? क्या होगा जब जनता को संदेह होने लगे उस संस्थान पर जिसको निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्या होगा जब जनता को संदेह होने लगे सरकारों की नीयत पर? अभिवादन दोस्तों, आज के बात की शुरुआत हम एक प्रश्न के माध्यम से करते हैं। प्रश्न ये है कि लोकतंत्र में ऐसी कौन सी ताकत है जो सबको एक अधिकार के रूप में मिला हुआ है? चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, धर्म, पंथ से संबंध रखता हो, उसको ये अधिकार बिना भेदभाव के समान रूप में मिला हुआ है। वो कौन सा अधिकार है? तो वो अधिकार है वोट देने का अधिकार। एक वोट एक अधिकार। ये वोट की ही ताकत है कि सरकारें तानाशाह नहीं हो सकती, क्योंकि लोकतंत्र में उनकी ताकत उनकी खुद की ताकत नहीं होती। वो ताकत डेराइव होती है जनता से, और जनता की ताकत उनका वोट है। लेकिन क्या होगा अगर जनता को ये संदेह होने लगे कि उनका वोट चुराया जा रहा है? क्या होगा जब जनता को संदेह होने लगे उस संस्थान पर जिसको निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्या होगा जब जनता को संदेह होने लगे सरकारों की नीयत पर? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ईवीएम की, मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग की तरफ उठ रहे उंगलियों की, मैं बात कर रहा हूं प्रशासन के दुरुपयोग की, जो जनता के मस्तिष्क में धीरे धीरे घर कर रही है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इन सवालों में कितनी तार्किकता है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, ईवीएम की नहीं, ईवीएम पर उठ रहे सवालों की, चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण की और प्रशासन के दुरुपयोग की भी। पहली बात, अगर हम ईवीएम पर उठ रहे सवालों की बात करें तो इसकी शुरुआत बीजेपी ने ही की थी। 2009 का चुनाव हारने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए। इन सवालों को हवा और मिली जब 2010 में जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम पर एक बुक लिखा, डेमोक्रेसी एट रिस्क के नाम से। इस बुक में उन्होंने ईवीएम पर गंभीर आरोप लगाए और सजेशन में वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने की बात कही। 2014 के आम चुनाव से पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया जिसमें उन्होंने चुनाव में वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने के लिए और बोला कि वीवीपैट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। 2014 में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वीवीपैट लॉन्च किया गया, लेकिन पूरी तरीके से इसे 2019 में लागू किया गया। ये रहा बीजेपी का ईवीएम पर संदेह, जिसकी वजह से ईवीएम के साथ वीवीपैट भी लागू किया गया। उसके बाद बीजेपी को ईवीएम पर शक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तब से सत्ता में ही बनी हुई है। अब बात करते हैं दूसरी पार्टियों की। 2017 में यूपी के विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मायावती जी ने ईवीएम पर आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने बुलाया सभी पार्टियों को, बोला इधर आओ, तुम लोग बड़ा ईवीएम चिल्ला रहा है, मैं तुम लोगों को खुला चैलेंज दे रहा हूं, आओ हमारा ईवीएम हैक करके दिखाओ। पार्टियां खुशी के मूड में आई ही थी कि चुनाव आयोग ने बोला सुनो सुनो, हमारी कुछ शर्तें हैं। ये बोले क्या? चुनाव आयोग बोला सुनो ध्यान से, पहली बात तो ये कि ईवीएम को यहां से कोई ले जाएगा नहीं, ईवीएम हमारे परिसर में ही रहेगा। पार्टियां बोली जाओ नहीं ले जाएंगे। फिर सोचकर बोली अरे यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे घर ले जाएं, रात भर माथापच्ची करें, हैक हुआ तो ठीक, नहीं सुबह लाकर पहुंचा देंगे। चुनाव आयोग ने बोला चुप, ऐसा नहीं करना है। अब दूसरी सुनो, दूसरा कंडीशन ये है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं करना है। पता लगे उसके कुछ पार्ट रिप्लेस कर दो और चिल्लाने लगो हैक हो गया हैक हो गया, तो ऐसा भी नहीं करना है। अरविंद केजरीवाल बोले ये देखो ये कौन सी बात हुई, हम तो एक डेमो लॉन्च कर चुके हैं मदरबोर्ड रिप्लेस करके। उन्होंने एक डेमो करके दिखाया था प्राइवेट ईवीएम का कि ईवीएम हैक हो सकता है। आयोग बोला नहीं नहीं नहीं, मदरबोर्ड क्यों चेंज करेगा, मदरबोर्ड नहीं चेंज करना है, ईवीएम से छेड़छाड़ ही नहीं करना है, और ईवीएम हमारा चुनाव आयोग का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कहीं से भी ईवीएम उठा लाए। अच्छा, इस कंडीशन में एक सीरियस कंसर्न ये है कि अगर ईवीएम को डिसअसेंबल करने का स्कोप है तो जिसकी पहुंच ईवीएम तक होगी वो पार्ट को रिप्लेस करके ईवीएम हैक करवा ही सकता है। इस दृष्टिकोण से मुझे केजरीवाल जी का मदरबोर्ड चेंज करके ईवीएम हैक करने का तर्क ठीक समझ में आता है। खैर, तीसरा कंडीशन चुनाव आयोग ने बताया कि देखो एक पार्टी के 3 मेंबर अलाउड हैं और तीनों इंडियंस होने चाहिए, नहीं कि विदेश से उठा लाएं किसी को, तो विदेश के एक्सपर्ट अलाउड नहीं हैं, इंडियंस होने चाहिए। पार्टियों ने बोला दत्त
हम नहीं आएंगे, जाओ अपना ईवीएम अपने पास रखो। अब जिसको ईवीएम हैक कराना होगा, जरूरी थोड़ी है कि वो इंडियंस एक्सपर्ट ही लाएगा। वो देश दुनिया में उसको जहां से एक्सपर्ट मिलेंगे जो ईवीएम हैक कर सकते हैं, वो वहां से उठा कर लाएगा उनको। पार्टियों ने इनकार कर दिया पार्टिसिपेट करने से। आयोग ने बोला सुनो सुनो, अभी कुछ कंडीशन और बच गए। पार्टियां बोली जाओ तुम अपना कंडीशन अपने पास रखो। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। केवल 2 पार्टियां पार्टिसिपेट की, एनसीपी और सीपीआईएम। थोड़ा बहुत कोशिश किए, वो भी ऐसे ऐसे करके चले आए। इस प्रकार अग्नि परीक्षा हुआ ईवीएम का। खैर, ये तो बात हो गई ईवीएम पर सवाल कब से उठने शुरू हुए। अब बात करते हैं ईवीएम पर लगे कुछ ठोस आरोपों की। पहला आरोप यह है कि 2016 से 18 के बीच चुनाव आयोग के संरक्षण से करीब 19 लाख ईवीएम गायब हुए। हालांकि चुनाव आयोग ने इसको खारिज किया, लेकिन समय समय पर ऐसे सवाल उठते रहे। 2022 में सीनियर कांग्रेस लीडर एच.के. पाटिल ने इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दूसरा आरोप यह है कि 2019 के आम चुनाव में कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे मामले सामने आए कि जितने टोटल वोट पड़े थे उससे ज्यादा वोट ईवीएम में काउंट किए गए। यही मामला 2024 के आम चुनाव में भी आया। 2024 में तो 543 में से 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव के समय जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा वोट या कहीं कहीं उससे कम वोट ईवीएम में काउंट किए गए। चुनाव आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि देखो, हम जो डाटा रिलीज करते हैं चुनाव संपन्न होने के बाद तुरंत वेबसाइट पर, वो प्रोविजनल डाटा होता है, यानी उसमें कम ज्यादा हो सकता है। असली डाटा जो है चुनाव के दिन रिलीज किया जाता है। लेकिन ये स्पष्टीकरण बहुत तार्किक लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि चुनाव जब संपन्न होता है तो उस समय एक फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म 17C। इसमें वोट के सारे ब्यौरे रिकॉर्ड किए जाते हैं कि कितने टोटल वोट पड़े, कितने महिलाओं के वोट पड़े, कितने पुरुषों के वोट पड़े, ये सारा ब्यौरा उसमें मेंशन होता है। तो जब चुनाव आयोग के पास ऑलरेडी एक्चुअल डाटा है तो प्रोविजनल डाटा रिलीज करने का क्या मतलब हुआ? सीधे सीधे वेबसाइट पर फॉर्म 17C है, उसी को अपलोड कर देना चाहिए 24 घंटे 48 घंटे के भीतर। भाई, जब बार बार ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो आप ऐसे सवाल उठने ही क्यों दे रहे हैं? जब आपके पास डाटा अवेलेबल है, आप डाटा वेबसाइट पर अपलोड कर दो। और एक सवाल ये भी है कि क्या 2014 के पहले भी ऐसे मामले सामने आते थे कि जितने टोटल वोट पड़े उससे कम या ज्यादा ईवीएम में काउंट किए गए? चुनाव आयोग को उदाहरण के साथ बताना चाहिए इसको भी। 2014 तक तो कम से कम ऐसी परंपरा थी कि जब वोट संपन्न हो जाता था तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे वोट का ब्यौरा देता था। 2014 के बाद से ये परंपरा भी बंद हो गई, तो सवाल उठना लाजमी है। और तीसरा आरोप यह है कि 2019 के चुनाव में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम के बाहर प्राइवेट वाहनों में ईवीएम मशीनें पकड़ी गई। इसके वीडियो क्लिप भी वायरल हुए। और यही मामला 2022 में भी वाराणसी में आया था, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय। प्रशासन ने कहा कि वो ट्रेनिंग वाले ईवीएम थे। तो ट्रेनिंग वाले ईवीएम थे तो काउंटिंग से एक दिन पहले स्ट्रांग रूम से बाहर क्या कर रहे थे? ट्रेनिंग तो चुनाव से पहले ही होता है ना। अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो जनता के मन में लाजमी है कि शक पैदा होगा। और उसके बाद एक आरोप और लगे अब की बार चुनाव में, जब हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का असेंबली चुनाव अभी संपन्न हुआ, तो इसमें आरोप ये लगा कि जो ईवीएम है काउंटिंग के दौरान देखा गया कि बहुत सारे ईवीएम के 99% बैटरी चार्ज हैं और 99% बैटरी जिन जिन ईवीएम के चार्ज हैं उसमें सत्तारूढ़ पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं। विपक्ष इस बात से भड़क गया, बोला ये देखो ईवीएम को रिप्लेस किया गया है। चुनाव आयोग ने इस पर स्पष्टीकरण दिया कि जो ईवीएम की बैटरी होती है उसमें हम अस्थाई एल्कलाइन बैटरी यूज करते हैं ताकि वो लंबा चले, और उसका वोल्टेज अगर 7.4 से 8 के बीच में है तो 99% बैटरी दिखाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ऐसी सारी घटनाएं अभी क्यों आ रही हैं? क्या इससे पहले भी 10 साल 15 साल पहले ऐसी घटनाएं आती थी कि काउंटिंग के दौरान ईवीएम के बैटरी 99% चार्ज होते थे? चुनाव आयोग को प्रमाण के साथ बताना चाहिए। मतलब आप कोइंसिडेंट देखिए कि पहले ईवीएम के गायब होने की खबरें आती हैं, फिर स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम पकड़े जाने की खबरें आती हैं, फिर ईवीएम में वोटों की काउंटिंग ज्यादा की जाती है, उसके बाद ये खबर कि बैटरी भी 99% चार्ज रह रहा है। ये सारे इतने कोइंसिडेंट एक साथ कुछ न कुछ सवाल तो खड़े करते हैं, कुछ न कुछ संदेह तो पैदा करते हैं। ईवीएम को कहीं न कहीं शक के घेरे में तो लेते हैं, या फिर स्पष्ट तौर से प्रमाण के साथ इसके जवाब दिए जाएं। ज्यादा वोट काउंटिंग का प्रमाण देना सबसे आसान है। फॉर्म 17C वेबसाइट पर अपलोड कर दो,
लेकिन वो भी चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। और ये आरोप अभी जो मैंने बताए, ये किस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि शायद ईवीएम को रिप्लेस किया जा रहा हो। अनुमान यही लगाया जा सकता है। हकीकत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे कोइंसिडेंट एक साथ कुछ तो बताते हैं। अगर ये अनुमान ठीक है तो फिर सरकारों की नीयत पर सवाल खड़ी होती है, प्रशासन के दुरुपयोग पर सवाल खड़ी होती है। प्रशासन का दुरुपयोग भी दो तरीके से किया जा सकता है, एक हार्ड तरीके से, एक सॉफ्ट तरीके से। हार्ड तरीका का नजारा अभी दिखा उत्तर प्रदेश उपचुनाव में, जहां पुलिस प्रशासन को वोटरों की आईडी चेक करते हुए देखा गया, और न सिर्फ वोटर आईडी चेक करते हुए देखा गया, उनको वोट देने से रोकते हुए भी देखा गया। ये दोनों चीजें इलीगल हैं। चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया इस पर, कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया। तो ये हुआ प्रशासन का दुरुपयोग करने का हार्ड तरीका। सॉफ्ट तरीका क्या हुआ कि सिस्टम के अंदर पैठ बना लो, सिस्टम के अंदर साठ-गांठ करके ईवीएम से छेड़छाड़ करो और उसका अपने फेवर में इस्तेमाल करो। क्योंकि ईवीएम में तो स्कोप है ही ना कि उसके पार्ट डिसअसेंबल करके उसको प्रभावित किया जा सकता है, या फिर कोई और तरीका अपनाया जा सकता है अगर सिस्टम में ठीक से पैठ बन गई तो अगर इस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसे सॉफ्ट तरीका कहेंगे। खैर, कुल मिलाजुला कर निष्कर्ष ये है कि विपक्ष को सिर्फ ईवीएम को हटाने की मांग नहीं करनी चाहिए, चुनाव कराने का प्रोसेस और पारदर्शी हो इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए, इसको भी चर्चा का विषय बनाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आज ईवीएम रिप्लेस किए जा रहे हैं, अगर प्रोसेस बहुत ज्यादा पारदर्शी नहीं हुआ तो कल बैलेट पेपर रिप्लेस कर दिए जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे। इसलिए चुनाव कराने का प्रोसेस और पारदर्शी हो ये जरूरी है, ताकि लोगों का विश्वास उसमें बना रहे। प्रोसेस को और पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है? पहली बात तो जो चुनाव हो रहे हैं उसकी लाइव कास्टिंग करानी चाहिए वेबसाइट पर। भाई, अगर जनता अपना शासक चुन रही है तो वो भी देखे कि कितना पारदर्शी तरीके से चुनाव हो रहा है। सब गुमनाम तरीके से क्यों होनी चाहिए? वेबसाइट पर उसकी लाइव कास्टिंग होनी चाहिए। और दूसरा चीज, जो ईवीएम को सील किया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और सील करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो परंपरागत है। आज हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, डिजिटल लॉक का इस्तेमाल करो सील करने में, ताकि एक बार सील हो जाए तो सीधे स्ट्रांग रूम में ही जाकर खुले। और तीसरा चीज ये है कि फॉर्म 17 जो है, जिसमें सारे वोट का ब्यौरा होता है, उसको 48 घंटे 72 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड कर देनी चाहिए। और चुनाव कराने का प्रोसेस पारदर्शी करने के लिए ये कदम उठाए जाने बहुत जरूरी हैं। लेकिन ये कदम उठाए जाने मात्र से ईवीएम पर लग रहे आरोप मिट नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कदम उठाए जाने के बाद भी ईवीएम हैक होने का सवाल खड़ा होगा ही। लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने के लिए अड़ा हुआ है। इसके पीछे कुछ तर्क भी हैं। उसके तर्क ये हैं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बहुत सारे वोट इनवैलिड हो जाते हैं, ये तर्क ठीक है। दूसरा तर्क ये है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बूथ कैप्चरिंग होने से बहुत सारे वोटों का नुकसान हो जाता था। वो आधे एक घंटा के लिए बूथ कैप्चरिंग कर दिए और हजारों वोट मारकर निकल गए। लेकिन ईवीएम में ऐसा संभव नहीं है। ईवीएम में 1 मिनट में केवल 4 वोट किए जा सकते हैं। इसलिए अगर 1-2 घंटा के लिए बूथ कैप्चरिंग हो भी गई तो बहुत सारा वोट नहीं डाल पाएंगे, तब तक सिक्योरिटी को रिस्पॉन्ड करने का मौका मिल जाएगा। ये भी तर्क ठीक है। लेकिन सवाल जब ईवीएम की विश्वसनीयता पर ही हो तो ये तर्क भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग रोकने की जिम्मेदारी तो सिक्योरिटी की है। आप और सिक्योरिटी बढ़ाओ। आप मतदान 7 चरण में कराते हो, 10 चरण में कराओ, 12 चरण में कराओ, मजबूत सिक्योरिटी के साथ कराओ ताकि बूथ कैप्चरिंग ना हो। उसके लिए ईवीएम को ढाल बनाने की क्या जरूरत है? और हाँ, अगर ईवीएम से वोट कराने में आपको फायदा लगता ही है तो ईवीएम के डिजाइन को चेंज करो। ऐसा डिजाइन बनवाओ कि उसको डिसअसेंबल करना ही संभव ना हो। अगर कोई डिसअसेंबल करके उसका कोई पार्ट बदलना चाहे तो शॉर्ट सर्किट कर जाए, खराब हो जाए। और दूसरा चीज, अगर आप ईवीएम को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हैं तो हैक करने के लिए सिर्फ इंडियन एक्सपर्ट को ही क्यों बुलाते हैं? देश दुनिया के किसी भी कोने से एक्सपर्ट आए, क्या फर्क पड़ता है? जब ईवीएम नहीं हैक हो सकता तो नहीं हैक होगा। आपको खुला चैलेंज ऐसे देना चाहिए ताकि ईवीएम को लेकर लोग भी कॉन्फिडेंट रहें, लोग पूरी तरीके से आश्वस्त रहें कि हाँ, ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। ये चीजें इसलिए भी जरूरी हैं कि लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे, लोकतंत्र की स्पिरिट जिंदा रहे। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।